हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है इस क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हमारी बिहार शिक्षा भर्ती डी ट्रिपल एस बीपीआरटी दोनों के अंदर हेल्प करेगी और आज हमारा आखिरी प्रहार है जिसमें संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड हम लोग मैराथन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं आपकी बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों को मेरी वॉइस एंड ऑल अच्छे से आ रही होगी। तो फटाफट से क्लास को एक बार ही शेयर भी कर देना जोरदार तरीके से, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो क्लास के अंदर लाइव जुड़ सकें और हम लोग इन सारे के सारे क्वेश्चंस को मिलकर प्रैक्टिस कर सकें, ताकि तैयारी जीत की हो जाए। दोस्तों, तो जीतना है, पेपर को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो डरना घबराना किसी ने भी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं यार मैं पेपर निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं जस्ट आपको इतना कहना चाहती हूँ, ठीक है, कि तैयारी आप लोगों ने की है, वेरी नाइस। पेपर में टाइम को मैनेज जरूर करना, घबराना बिल्कुल नहीं। एक दो क्वेश्चन के अगर आंसर नहीं भी आए तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। पेपर अगर टफ आता है तो वो सबके लिए टफ आता है, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ कम जाती है। अगर पेपर आसान होता है, ठीक है, तो सबके लिए आसान होता है, तब आप उसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाती है। तो अगर पेपर मुश्किल भी आया तो कट ऑफ कम जाएगी। डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेपर हो जाएगा क्वालिफाई। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, रात को 10-10 बजे आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हो पढ़ने के लिए, यार ऐसे कैसे सफलता नहीं मिलेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, पर इससे पहले सभी लोग सेशन के लिंक को कॉपी करके धड़ाधड़ शेयर कर दें, जितने लोगों में आप लोग शेयर कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि दिसंबर धमाका सेल जो है वो आप लोगों की चल रही है। तो आपके जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते आप लोगों को मिल जाएंगे। तो फुल ऑन डिस्काउंट है, तो आप लोग कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रितिका RATIKA। तो आपको सीटेट का जो कोर्स है बेसिकली 700 रुपए, 742 रुपीज का आपको मिल जाएगा। इतना सस्ता मेरे दोस्तों, इतने तो हम एक एक बर्गर बर्गर पिज्जा नूडल में ही उड़ा देते हैं, एक जगह कहीं पे भी बाहर जाएं। तो अपने करियर में, जब भी करियर की बात आए तब खर्चा करते हुए बिल्कुल भी मत सोचा करो, टेंशन मत लिया करो, क्योंकि एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपका जीवन बना सकती है। और जब जीवन बन जाएगा तो ये पैसे आपको फील ही नहीं होंगे कि मैंने अपनी पढ़ाई के ऊपर कुछ खर्चे थे, क्योंकि आपकी सैलरी इतनी ज्यादा होगी इनके मुकाबले में कि ये पैसा आपको फील ही नहीं होगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक प्रेजेंट है, आप उसको दबाकर मेरा कूपन कोड लगाकर कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो हो जाओ एक एक करके शुरू और जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश लीड्स टू डैश। मेरे दोस्तों, किस चीज की कमी क्या कर देती, कौन सी बीमारी कर देती है। तो सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगर मैं बात करूं इंसुलिन की डेफिशिएंसी की, तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी किसी की बॉडी में होती है तो उसको डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है। डबल स्टार मार्क कर लो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी है जो पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। अगर मैं पैनक्रियाज की बात करूं तो ये आपका अग्नाशय है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियास द्वारा, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्त्रावित किया जाता है हमारे शरीर के अंदर। इंसुलिन का काम क्या होता है, रक्त में से आपकी शुगर को अवशोषित करना। अगर इंसुलिन कम होगा तो रक्त में से शुगर अवशोषित नहीं होगी। अगर शुगर अवशोषित रक्त में से नहीं होगी दोस्तों, तो उस व्यक्ति की ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा रहेगी। ठीक है, आपके आसपास जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं जिनको भी डायबिटीज है, उन्हें प्लीज बोले कि डायबिटीज एक स्लो पॉइजन की तरह होती है, ठीक है, धीरे धीरे अंगों को खराब करती है। तो बेटर ये रहता है, अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास डायबिटिक है उसे बोलो कि मीठा ना खाए, कम से कम खाए और जितना हो सके सैर करे। जब हम लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो ये शुगर है मेरे दोस्तों रिलीज होती है, ठीक है, तुम्हारी ब्लड की शुगर मेंटेन रहती है। तो जितना हो सके सैर करें और इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट कर ले, ताकि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और डरने की जरूरत नहीं है। मेरे नाना जी की भी रिसेंटली डेथ हुई दोस्तों, वो कितने ईयर्स के थे, डायबिटिक पेशेंट थे, 92 ईयर्स के थे, और अभी 4-5 साल पहले ही बीमार हुए थे कि मतलब जैसे बेड रिडन हो जाता है कोई व्यक्ति, उससे पहले वो एकदम फिट थे। तो डायबिटिक इंसान बहुत लंबा जीते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को ख्याल रखना है, घबराना नहीं है, बस सैर वॉक करते चलो, डाइट अच्छी रखो, फिट हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फॉलोइंग पार्ट है मेल एंडोक्राइन सिस्टम का। तो आपके जो पुरुष, ठीक है, आंत्र स्रावित तंत्र है,
मेल एंडोक्राइन सिस्टम है, उसका पार्ट एड्रिनल ग्लैंड है, आपकी ओवरीज है, पुष्प ग्रंथि है, या फिर मेरे दोस्तों आपका अग्नाशय है। तो सभी लोग फटाफट से आंसर लगाएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेल एंडोक्राइन सिस्टम, आपका जो पुरुष होते हैं उनका अंतःस्रावी तंत्र का भाग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 3 गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है, पुष्प ग्रंथि और आपकी अग्नाशय, ये पुरुषों के अंदर भी प्रेजेंट होती है और माधाओं के अंदर भी। माधाओं के अंदर दोस्तों ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो पुरुषों के अंदर नहीं प्रेजेंट होती। तो जो ओवरीज है, अंडाशय है, ये मादा के अंदर प्रेजेंट है, पुरुष में नहीं है, ठीक है। पैनक्रियास से दो तीन बातें ध्यान में रखना, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे दूसरा देखो, पहला लार्जेस्ट ग्लैंड कौन, एग्जामिनर पूछेगा, आप बोलोगे यकृत, लीवर। दूसरा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है आपका पैनक्रियास, आपका अग्नाशय, ठीक है। और पुष्प ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड पुष्प ग्रंथि है जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है कि यार सही समय आ गया, जल्दी से स्रावित कर दो हार्मोन्स को, ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और याद रखना मेरे दोस्तों, आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, पुष्प ग्रंथि मास्टर ग्लैंड के भी एक मास्टर है, फूफा ग्लैंड। हु इज द फूफा ग्लैंड? दैट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस सबके फूफड़ है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर करते हैं और पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड बाकी ग्रंथियों को ऑर्डर करता है कि सही समय आ गया है, फटाफट से रिलीज करना स्टार्ट कर दो हार्मोन्स को, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट से सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर करो, ठीक है। जिन्होंने अब तक नहीं करा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको पता चलता रहे क्लास कितने बजे है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, लाइक ठोक दो सेशन अगर आप लोगों को बढ़िया लगे तो। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि लिखी, थायराइड ग्लैंड, तो याद रखना थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। और दोस्तों जिसका थायरोक्सिन रिलीज नहीं होता उसे घिंगा बीमारी होती है, ग्वाइटर नाम की बीमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। चलो जी, फ्रॉम बिलो डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ ग्लैंड, आपको ग्रंथियों का प्रकार चुनना है, ठीक है। ये मेरे दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन को जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं पुरुषों के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि चेंजेस बॉयज के अंदर होते हैं उसके लिए जिम्मेदारी होते हैं। थायराइड ग्रंथि, आपके विर्शन, मेरे दोस्तों आपके एड्रिनल ग्रंथि या फिर आपके पुष्प ग्रंथि। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग आंसर को लगाते चल रहे हैं। ऐसा मत करो, आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत दे दो लेकिन आंसर दो, क्योंकि जब आप आंसर दोगे आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, टेस्टीज। अगर मैं वर्षन की बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है टेस्टीज द्वारा रिलीज किया जाता है। ये टेस्टीज पुरुषों के अंदर प्रेजेंट होता है वर्षन। आप देखते हो कि जब एक लड़का छोटा होता है, ठीक है, जैसे ही वो बड़ा होता है अपनी टीन एजेस के अंदर आता है, ठीक है, या फिर अपनी मेरे दोस्तों प्यूबर्टी में आता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, आप लोग क्या देखते हो कि लड़के की आवाज भारी हो जाती है, उसको दाढ़ी आ जाती है, उसके पुरुष रिप्रोडक्टिव अंग जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बड़े होने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन की मदद से ही होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग के अंदर भी हेल्प करता है, जो तभी लड़के इतने मस्कुलर होते हैं दोस्तों, एकदम मोटे, बस तगड़े एकदम, ठीक है। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कम ऑन गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन। पोस्चर और बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? सभी लोग फटाफट से बताएं। और सटीक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो है सेरिबेलम। तो दोस्तों जो सेरिबेलम है इसका काम होता है आपके जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है उसको कंट्रोल करना। वॉलेंट्री शब्द का मतलब जो हमारे कंट्रोल में है उन्हें कंट्रोल करना। जैसे कि मान लो अगर मेरा डांस करने का मूड है, पुल्ला के तीन पैग बल्ली है, मैंने इस गाने के ऊपर डांस किया, ये जो मैं डांस कर रही हूँ मेरे कंट्रोल में है, मैं ना भी करूं, मैं ऐसे वाला स्टेप कर रही हूँ, हो सकता है मैं ऐसे वाला स्टेप कर दूं, ठीक है। तो ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब है मेरे कंट्रोल में। जो जो चीजें मेरे कंट्रोल में है उन्हें वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं, ठीक है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो। दिल का धड़कना आपके कंट्रोल में नहीं, आप नहीं बोल सकते दिल धड़कना बंद हो जा, नहीं कर सकते आप, तो वो इनवॉलेंट्री कहलाते हैं। तो जो हमारे कंट्रोल में है वो सारे के सारे एक्शंस, हमारा बोलना, हमारी बॉडी का बैलेंस, हमारा चलना सेरिबेलम द्वारा कंट्रोल किया जाता है गाइस। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जो लोग अल्कोहल पी लेते हैं
दो घुट पिला दे साथिया, बाकी किसी पे रोल दे। तो मेरे दोस्तों जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, वो अच्छे से चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनका जो ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम है उस पे इफेक्ट करता है। सेरिबेलम हमें मूव करने में, हमारा बोलने में, ठीक है, मदद करते हैं। तो हमारा जो पोस्चर है, हमारी स्पीच है, वो कंट्रोल की जाती है सेरिबेलम द्वारा। इन केस अगर ये ढंग से नहीं काम करेगा, अल्कोहल इसकी फंक्शनिंग को खराब करता है। ठीक है, तो बेसिकली जिस टाइम नशा हो जाता है, सेरिबेरम पे इफेक्ट पड़ता है, तो लोग टेढ़े-टेढ़े चलते हैं और अच्छे से प्रॉपर्ली वर्ड्स को बोल भी नहीं पाते। ये बात याद रखना दोस्तों। जो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का वो सेरिब्रम है। आपकी जितनी भी मेमोरी पावर है, लड़कियों को याद कैसे रहता है कि उस लेडी ने उस शादी में यही सूट पहना था, इसके साथ के मैचिंग यही इयररिंग्स पहने थे, इसने यही चप्पल फिर रिपीट कर ली। ये सारी जो मेमोरी है, ये आपकी सेरिब्रम के अंदर होती है। ठीक है? और जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, यार मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ तो कभी-कभी, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है? सेरिबेलम करता है वॉलंटरी को कंट्रोल। इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में ना ही है, वो सेरिब्रम द्वारा मेरे दोस्तों देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि व्हिच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को? कम ऑन गाइस, जल्दी से बताओ, हमारा ऐसा कौन-सा पार्ट है जो भी हमारी मेरे दोस्तों पतिव्रती गतिविधियां हैं, उनको नियंत्रण करने में कौन मदद करता है? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग फटाफट भट भट आंसर करते जा रहे हैं। जल्दी 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 से आंसर करो और फटाफट से सेशन को शेयर करो। जितना हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे लाइव चाहिए क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्पाइनल कॉर्ड है। तो मेरे दोस्तों, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड, वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। अब आप बोलोगे कि मैम ये गतिविधियां है क्या? सपोज करो आप खड़े हो और आपको किसी ने मुक्का मारने की कोशिश की, बिशुम। जैसे आपकी तरफ विषम होगी, आप अपने आप को ऐसे बचाने की कोशिश करो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे ना कि यार मेरे को मुक्का पड़ रहा है ना? मेरे को मुक्का नहीं लगना चाहिए, या फिर कोई आपको मारे तो आप अपने आप को बचाते हो। या आप किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हो तो एकदम से हाथ पीछे करके ऐसे करते हो। इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे ही मेरे दोस्तों मैंने गर्म चीज़ टच की, सपोज करो ये गर्म है, मेरी जो तांत्रिका कोशिका है, नर्व सेल्स हैं, उसके थ्रू सिग्नल फटाफट से स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचता है। रीढ़ की हड्डी वापस सिग्नल पहुंचा के बोलती है कि भैया हाथ हटा ले, नहीं तो हाथ जल जाएगा, गर्म लग रहा है, और मैं फटाफट से टच करते ही हाथ हटा लेती हूँ। क्लियर? तो कौन कंट्रोल करता है इसको? आपके मेरे दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रिब्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में? दोस्तों मानव शरीर के अंदर कितनी पसलियां मौजूद होती हैं? 24, 12, 22 या फिर 26? कम ऑन गाइस, मुझे बताएं, मानव शरीर में कितनी पसलियां प्रेजेंट है? 24, 12, 22 या 26? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 24। अगर एग्जामिनर पूछे कितने पेयर प्रेजेंट है, पेयर का मतलब दो का एक पेयर होता है। जैसे दो लड़का लड़की शादी करते हैं तो बोलो लव बर्ड्स, ठीक है? तो ये क्या बोलते हैं हम? जोड़ा। पेयर बोले तो टू। ठीक है, 12 पेयर्स हैं और टोटल 24 रिब्स, 24 पसलियां जो हैं वो मानव शरीर में प्रेजेंट होती हैं। जब कोई किसी को मुक्के उक्के मार के उसकी पसली तोड़ देता है मेरे दोस्तों, तो इनमें से कोई ना कोई एक आधी पसली टूटती है। ये पसलियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे हृदय को और हमारे फेफड़ों को बचाते हैं। अब ऐसे तो कोई भी आपको मार देगा या आप कहीं पर भी गिर जाओगे, आपके तो हार्ट पे लग जाएगी या आपके तो लंग्स पे लग जाएगी। तो रिब्स का काम यही होता है, एक केज की तरह रहना और बचाना। किसको बचाएंगे मेरे दोस्तों? ये बचाएंगे आपके दिल को, ताकि ये धक धक करके प्यार करता रहे। एक से प्यार करे, वो धोखा देके चले जाए, फिर दूसरे से प्यार हो जाए, फिर वो धोखा दे दे तो तीसरे से हो जाए। तो प्यार दोस्तों चलते रहना चाहिए। ऐसे अपन को एक से नहीं प्यार करना ठीक है? एक टाइम पे एक से प्यार करना। अगर इंसान सामने वाला अच्छा नहीं निकला, आपने गलत चॉइस बना दी, तो ये थोड़ी होगी उसके चक्कर में रोते रहोगे बैठ के, हाय गर्लफ्रेंड, हाय गर्लफ्रेंड। नहीं, गई तो गई, फिर सोच के दोबारा प्यार करो। ठीक है? तो इसको, आपके दिल को बचाने के लिए, स्वस्थ रहे, आपकी रिब्स जो है मदद करते हैं। तो 24 रिब्स प्रेजेंट हैं। सभी लोग चैट के अंदर लिख कर याद कर लें ताकि भूले नहीं, पेपर में आ सकता है। अगला सवाल कहता है, कंसिडर करो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पे विचार करना है। ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, उन्हें आप वायु श्वसन करने वाले ऑर्गेनिज्म कहते हो, एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जिन भी ऑर्गेनिजम्स अपनी ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें एनर्जी मिलती है, वो कैसे करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन से, अवायुव्य श्वसन से। समीर मेरे दोस्तों आपका वायु श्वसन करता है। तो जल्दी से मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस आप लोगों को क्या लगता है? मैं थोड़ा सा साइड होती हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख सको। लो जी, देख लो, बताओ इसका राइट आंसर गाइस आपका है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिर्फ सेकंड कथन ठीक था।
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जिन भी ऑर्गेनिजम्स को अपनी ऊर्जा मिलती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स, अवायु श्वसन करने वाले ऑर्गेनिज्म। श्वसन क्या होता है पहले ये समझाती हूँ, बाकी बातें बाद में देखेंगे। देखो दोस्तों, ब्रीदिंग और श्वसन के अंदर बहुत फर्क है। सांस लेने का मतलब क्या है? एयर अंदर, एयर बाहर। इसको अपन कहते हैं कि मैं सांस ले रही हूँ, हाय सांस चल रही है मेरी, ठीक है। श्वसन का मतलब क्या है? जब आपने सांस ली, ठीक है, फिर उसके बाद सांस लेने के बाद ऑक्सीजन आपके अंदर गई, ये ऑक्सीजन रक्त के साथ मिल गई मेरे दोस्तों, दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, तो यहाँ मिलन हो गया। जैसे ही मिलन हुआ तो हृदय का काम क्या हुआ मेरे दोस्तों? हार्ट ने फटाफट से पंप करना स्टार्ट कर दिया। किसको पंप किया? इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना स्टार्ट आपके हार्ट ने मेरे दोस्तों कर दिया। जैसे ही ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचेगी, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पहुंचते दोस्तों, भोजन धड़ाधड़ धड़ धड़ टूटना शुरू हो जाता है, ठा ठा ठा, फूड आपका टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है, आप लोगों को ऊर्जा मिलती है काम करने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 है। ये वायु श्वसन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। वायु श्वसन वो होती है जिसके अंदर ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पायरुवेट में, और ऊर्जा निकलेगी, इसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, वायु श्वसन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो उन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अवायु श्वसन दोस्तों। खमीर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, अवायु श्वसन, और एल्कोहल की प्रोडक्शन करता है ठीक है। तो जितने भी लोग पार्टियों में डांस करते हैं मेरे दोस्तों, अगर एल्कोहल ना बनती तो कैसे इतना डांस हो पाता, मैं तो ये सोचती हूँ। तो एल्कोहल जो है, OH जो है वो खमीर उसको प्रोड्यूस करता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डबल स्टार दोस्तों, इसे भी मार्क कर लो। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से? आपके दिमाग पे कोई भी प्रकार का शॉक लग जाए, मैकेनिकल शॉक, तो कौन मस्तिष्क को मैकेनिकल शॉक से बचाता है? देखो फुल स्पीड के ऊपर आंसर करो, स्पीड तेज रहेगी आज। रीजन क्या है कि भैया पेपर आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दोस्तों। ये आप ब्लू ब्लू देख रहे हो लाइनिंग, इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये बेसिकली पूरे ब्रेन में ऐसे आउटर लाइनिंग के ऊपर कवर्ड है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। किसी भी प्रकार का शॉक हो, ठीक है, आपके ब्रेन को लगने वाला हो, तो उसको ये प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज, तो आपको बताना है कि एक न्यूरॉन है, ठीक है, बेसिकली मेरे दोस्तों, न्यूरॉन की शरीर पर सबसे लंबा तंतु, सबसे लंबा फाइबर कौन सा? एक्सॉन है, डेंड्राइट्स है, साइटोप्लाज्म है, या फिर आपकी शीट है, मयान है? कम ऑन गाइस, बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, एक्सॉन मेरे दोस्तों, एक्सॉन। चलो आ जाओ दिखाऊं, ठीक है। तो ये है आपकी कोशिका, कौन सी? तांत्रिका कोशिका, नर्व सेल। नर्व सेल की अगर मैं बात करूं तो नर्व सेल में यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं दोस्तों, और ये एक्सॉन जो होता है सबसे लंबा फाइबर है आपका, ठीक है। ये जो शीट है इसको मेलिन शीट कहा जाता है, और ये आपकी नसों की एंडिंग है, नर्व एंडिंग। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे ही कोई सिग्नल, मान लो कि कोई भी सिग्नल आपके ट्रांसफर होना है नसों के थ्रू, मैंने कोई गर्म चीज को टच किया, सिग्नल ट्रांसफर होना है, तो ये छोटे छोटे बहुत सारे न्यूरॉन्स मेरी नसों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फटाफट से यहाँ से सिग्नल डेंड्राइट से, जैसे मान लो ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स में ना, अगली नर्व के डेंड्राइट्स में थोड़ी सी जगह होती है, यहाँ से फटाफट से टाप के इधर जाते हैं, और ऐसे तेज 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 तेज, सोचो इतनी स्पीड के ऊपर ट्रांसफर होते हैं कि आपने किसी गर्म चीज को छुआ, धड़ 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 सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे गया, स्पाइनल कॉर्ड ने बोला पगले हाथ हटा ले, हाथ जल जाएगा, और फट करके सिग्नल आ गया और अपन ने ठा करके अपना हाथ हटा लिया। सोचो दोस्तों ये प्रोसेस कितनी फास्ट होता होगा, है ना। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड सेक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन? जल्दी से सेशन को शेयर करो यार, लाइव आना है सभी लोगों को, फटाफट सेशन के लिंक को कॉपी करते हुए शेयर करो, जितना मैक्सिमम आप लोग लाइव जुड़ सकते हो। व्हिच ग्लैंड सेक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन? तो कौन सी ग्रंथि मेरे दोस्तों ग्रोथ हार्मोन को स्रावित करती है? लाइक भी ठोक देना जल्दी आप लोग जानते हो मेरे दोस्तों, मेरे भाई की शादी, मैंने आपको कल भी बताया था, तो कल की क्लास मैंने मेहंदी के फंक्शन से आकर लाइव ले ली थी, ठीक है, आप लोगों के। लेकिन मेरे दोस्तों, ठीक है, आज का जो फंक्शन, आज की जो रस्म है इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहन का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो आज यार मैं लाइव क्लास नहीं ले सकती, पर आप लोगों के लिए प्यार पूरा है, तो मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए भेज रही हूँ कि आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर अच्छे से इसमें पढ़ लो।
ठीक है? जहाँ तक हो सकता था आप लोगों के प्यार के चक्कर में कल मैंने बहुत सारा कुछ सुना, ऐसे-ऐसे डायलॉग सुने, क्या बताऊँ और जीवन भर पढ़ेंगे। लेकिन आपकी क्लास लेना इम्पोर्टेंट था कल, तो मैं क्लास में आई। आज दोस्तों कुछ ऐसी रस्म है जिसमें बहन का बैठना ज़रूरी है। अगर ना होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर आज मैं आपको ये रिकॉर्डेड क्लास दे रही हूँ, ठीक है? इसके लिए माफ़ी, ठीक है? इतनी एफर्ट्स ही कर सकती हूँ। आज मैं भाग के नहीं आ सकती फंक्शन से, घर से निकाल देंगे मुझे बाहर। व्हिच ग्लैंड सेक्रीट ग्रोथ हार्मोन? फिर आप बताओ, आप रख लोगे? ठीक है, बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? तो ग्रोथ हार्मोन जो है पुष्प ग्रंथि द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पुष्प ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं दोस्तों। आपकी हमारी जो ग्रोथ होती है वो इसके द्वारा स्टेबलाइज की जाती है। और इसका काम क्या है? बहुत सारी ग्रंथियों को ऑर्डर करना कि यार सही समय आ गया, जल्दी से हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट करो। पिट्यूटरी के पापा कौन है? हाइपोथैलेमस, फूफा ग्लैंड, जो कि ऑर्डर देते हैं पुष्प ग्रंथि को। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो सिक्रीट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से? तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सिक्रीट होते हैं, बाहर निकलते हैं, वो आपके कौन से हैं? यूरिक एसिड है, यूरिया है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? कम ऑन गाइस, बता दो इसका राइट आंसर क्या है? थोड़ा वेट कर लेती हूँ ताकि आप लोग आंसर लगाओ। कौन सा टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है जो सिक्रीट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, बोथ ए एंड बी, यूरिक एसिड एंड यूरिया दोनों। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसको रिमूव करते हैं ब्लड से, ठीक है? किडनी जो है मेरे दोस्तों इसको रिमूव कर देती है और हमारे सुसु के अंदर ये वेस्ट जो है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। किडनीज का फंक्शनल यूनिट मैंने आपको बताया था कल नेफ्रॉन है। क्या पता है क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पेपर के अंदर पूछ ले। और प्रोटीन की कमी की वजह से भी गुर्दों के रोग हो जाते हैं दोस्तों। चलो, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मानव आपके पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम आपको बताना है। लिवर एंड पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड एंड लिवर, या फिर सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास? बताओ, नेम करो वो ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। वेरी वेरी इजी। आई होप मेरी पूरी क्लास आंसर दे रही है, मैं देखूंगी वीडियो को, ठीक है? ये वीडियो रात को 10 बजे आप लोग के लिए पोस्ट होगी ना जब यूट्यूब पर, मैं देखूंगी मेरे दोस्तों कि कितने कितने आंसर दे रहे थे नीचे से, और कौन कौन नहीं दे रहे थे, और कौन कौन लाइव से, और आपने कितना सेशन को शेयर किया मेरे लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और आपका पैनक्रियास। तो आपका लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये तीनों के तीनों मेरे दोस्तों हमारे क्या करते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा को रिलीज करता है ना? ये लार भोजन को मेरे दोस्तों, आपने भोजन खाया, मुंह में आपका भोजन गया, इसमें शुगर का बैलेंस मेंटेन, मतलब बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है आपकी, बड़े बड़े शुगर के मॉलिक्यूल्स, उनको तोड़कर सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। यकृत के बारे में बात करें और अग्नाशय के बारे में बात करें, यकृत बाइल जूस, पित्रस को सेक्रीट करता है, ठीक है? और पित्रस मेरे दोस्तों वसा के पाचन में मदद करती है। पैनक्रियास भी बहुत सारे जूसेस को आपकी छोटी आंत में छोड़ते हैं, जिससे हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है, भोजन पूरी तरह से पाचन होता है, ठीक है? तो सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास एसोसिएटेड है आपके किससे? डाइजेस्टिव सिस्टम से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ अ बॉडी फूड गेट्स एब्सॉर्ब? हमारे शरीर में किस भाग में मेरे दोस्तों भोजन आपका अवशोषित होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पेट में, या फिर आपकी लिवर में? चलो, एब्सॉर्ब पूछा है, कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा भोजन अवशोषित होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। मेरे दोस्तों छोटी आंत के अंदर मैक्सिमम पाचन होता है। एक बात आपको ये याद रखनी है, छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर है, ये भी याद रखनी है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा पाचन जो है वो आपकी छोटी आंत में होता है। पाचन होने के बाद भोजन से सारे इंपॉर्टेंट पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रक्त के अंदर भेज दिया जाता है कि भैया चलो जी, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये सारी चीजें पहुंचानी शुरू कर दो, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फाइंड करो ऑड वन आउट। निम्नलिखित में से विषम का पता दोस्तों लगाना है। हार्ट, लंग्स, किडनी, स्किन, लिवर, इसमें से सबसे ज्यादा अलग कौन है, भिन्न कौन है? क्या स्किन है, क्या फेफड़े हैं, हार्ट है, या किडनी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सबसे अलग है, क्योंकि लंग्स, हार्ट, किडनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और स्किन बॉडी के बाहर है। अगर आपसे कोई बोले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बॉडी में, तो वो है लिवर। अगर आपसे बोले सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि कौन है, तो आप बोलोगे पैनक्रियास, अग्नाशय। लेकिन अगर आपको बोले सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है ह्यूमन बॉडी में, अंग, तो वो स्किन है दोस्तों। हमारी स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर।
हार्ट, लंग्स, किडनी एंड लिवर ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लेकिन स्किन आउटर ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे फ्रेंड्स, फटाफट से लाइक भी ठोक देना वीडियो में। आयोडीन को यूज किया जाता है डिटेक्ट करने में प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो क्या स्टार्च के साथ कौन सा कलर देता है, ये बताओ। चलो, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू ब्लैक कलर या फिर कलरलेस। इसका राइट आंसर है ब्लू ब्लैक कलर। बेसिकली आयोडीन जो है वो आपकी ब्राउन कलर की है, ठीक है। अगर किसी ऐसी चीज के अंदर आयोडीन को डाले, जिस जिस चीज में जैसे स्टार्च है, किसी चीज में मंड प्रेजेंट है, आप उसमें अगर आयोडीन को डालो तो वो ब्लू ब्लैक कलर के अंदर आपको चेंज कर देती है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे आयोडीन है ब्राउन कलर का, गाना सुना है, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्ट तेनी सारे मेरे टाउन दे, तो ऐसी मेरे दोस्तों ब्राउन कलर की होती है। जैसे ही आप किसी ऐसी चीज पे डालो जिसमें मंड प्रेजेंट है, तो ये आपको ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देती है। फ्रेंड्स प्रोटीन का टेस्ट भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे प्रोटीन का टेस्ट? कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट आपका ना ब्लू कलर का होता है, ठीक है। आप जैसे ही किसी ऐसी चीज पे डालो जिस चीज में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये इसको पर्पल कलर के अंदर चेंज कर देता है। और ये सवाल भी एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स के अंदर, ट्रीज के अंदर जो पानी है वो ऊपर जाता है, एक सक्शन पुल इन्हें मिलता है और पानी आपको ऊपर जाता है। कौन सा फिनोमिना ऐसा है जिसकी वजह से ये सक्शन पुल जो है वो मिलता है, बताओ। कम ऑन गाइस। प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, आपका वाष्पोत्सर्जन है, या फिर अवशोषण है? कम ऑन। मुझे पता है कि यार मेरी पूरी क्लास इतनी जाबाज हीरो है ना कि सबको पता ही होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, और अब तक तो लगा भी दिया हो। हाँ भी मेरे शेरों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वाष्पोत्सर्जन। देखो यार, हमेशा ना हर एक चीज नीचे को जाती है ना। आप बॉल उछालो नीचे को जाएगी, कुछ भी चीज का कुछ भी करो, हर चीज ने अल्टीमेटली क्या है गोल, नीचे को गिरना है ना। सब लोगों को ये पता है कि हर चीज ने कहाँ जाना होता है, नीचे को। लेकिन मेरे दोस्तों कुछ ऐसा कि कोई चीज नीचे को नहीं जा रही बल्कि ऊपर को जा रही है, तो उसके लिए हमें तो कुछ स्पेशल करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग पानी आपको नीचे की टैंकी से ऊपर की टैंकी में चढ़ाना, तो आप मोटर फिट कर देते हो कि मैंने मोटर लगा दी, पानी नीचे से फटाफट ऊपर चला गया। तो ऐसे यहाँ पर पौधों में भी होता है। अब पानी या हर चीज नीचे को जाती है, लेकिन दोस्तों आप सोच के देखो, जड़ों के माध्यम से पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर को जा रहा है, ऐसा कैसे? यहाँ पर जैसे ही आपके स्टोमेटा रंध्र प्रेजेंट होते हैं पत्तों के अंदर, स्टोमेटा से वाटर जो है वो उड़ जाता है, जल वाष्प बन के वाटर वेपर उड़ जाता है। जैसे ही वाटर वेपर उड़ता है, खाली जगह बन जाती है। इस खाली जगह को भरने के लिए पानी मेरे दोस्तों नीचे से फटाफट से आपको ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है, और वाटर पोषक तत्वों के साथ मिलकर प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपका पहुंचता है। इसे ही हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जाइलम के माध्यम से, याद रखना, जाइलम के माध्यम से पानी जाता है और फ्लोएम के माध्यम से दोस्तों फूड जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए आ गया क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। कौन सी गैस की लीकेज की वजह से आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपको बताना है। मीथेन की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी से बताओ, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, कौन सी गैस की लीकेज की वजह से हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो पूरी क्लास को आता है भाई, मिथाइल आइसोसाइनेट। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, याद रखना। ओके, 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई ना दोस्तों, उसके बाद 2 साल के बाद सारी दुनिया के कान खड़े हो गए कि हम लोग, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट चलाएंगे जिसमें अपने पर्यावरण को बचाएंगे। ठीक है, तो 1986 में आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आया था। गंगा एक्शन प्लान भी मेरे दोस्तों आपका 1986 में आया था, जिसमें सोचा था होली रिवर गंगा भी बहुत मैली हो गई है, गंगा मैली होगी कि नहीं, ऐसा ही गाना है। ठीक है, तो ये 1986 में कि गंगा को भी साफ करा जाएगा। तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, एक पेस्टिसाइड प्लांट था, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस रातों रात मेरे दोस्तों आपकी रिलीज हो गई। तो जैसे ही गैस रिलीज हुई, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई। जैसे बच्चा है, आप लोगों को क्या दिखा है, मर गया बेचारा। गैस इतनी हानिकारक थी कि लोगों की, बच्चों की डेथ हो गई। लोग मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मर गए। ठीक है, और ये गैस बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस थी, तो ये याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन। तो आपको बताना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया था? 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950 या 13 नवंबर 1949। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब नेशनल एंथम, गाइस, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य, ऐसे, ठीक है। वैसे तो छत के नीचे नहीं गाना चाहिए, खुले में गाना चाहिए, बट चलो आपको बताना भी तो है कि कौन सा नेशनल एंथम है। फीलिंग ले लेती हूँ मेरे दोस्तों में, देशभक्त वाली। भारत माता की जय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये याद रखना, 24 जनवरी 1950। आपके स्टैटिक क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, पूछे जा सकते हैं। और आपका जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मेरे दोस्तों जनगण मन आपका लिखा गया था 24 जनवरी 1950 के अंदर। इसको नेशनल एंथम अडॉप्ट करा। एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन मेरे दोस्तों कौन है? ये क्या एक इकोलॉजिस्ट थे, एक जर्नलिस्ट थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, या फिर एक आपके ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, एक पत्रकार थे, या फिर इकोलॉजिस्ट थे? बताओ। थोड़ा टाइम दे रही हूँ ताकि आप लोग सोच लो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है एससीईआरटी किताब और एनसीईआरटी किताब दोनों को फोकस करते हुए पढ़ा है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों किताबों का निचोड़ जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये इनकी फोटो है, देख लो, हैंडसम बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये एससीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। आपको बताना है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII किधर लोकेटेड है? अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में, न्यू दिल्ली में, या फिर देहरादून में? जल्दी से मेरे सारे के सारे साथी बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किधर लोकेटेड है? दोस्तों ये लोकेटेड है आपका देहरादून में, भूलने का नहीं। डबल स्टार मार्क कर लो मेरे यारों, मेरे प्यारों। ठीक है, चलो जी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया? भारत की सबसे पुरानी तेल क्षेत्र मेरे दोस्तों, ऑयल फील्ड कौन सी है? अंकलेश्वर है, लुनेज है, कलोल है, या फिर डिगबोई है? बता सकते हो? पता है गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सी ओल्डेस्ट सबसे पुरानी ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया है? अंकलेश्वर, ल्यूनेज, कलोल, या फिर डिगबोई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डिगबोई है। और ये असम राज्य के अंदर प्रेजेंट है। दोस्तों असम से दो चार बातें याद रखना। असम राज्य दिब्रू साइकोवा, मानस, नामेरी, ओरांग दींग, पटकाई, ये असम राज्य के नेशनल पार्क। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको असम राज्य के बारे में बात करूं तो बिहू असम का डांस फेस्टिवल है, याद रखना। ठीक है, बोडो यहाँ की लैंग्वेज है, बोडो और असमी। मेरे दोस्तों एक यहाँ पे ना चिपचिपे चावल मिलते हैं जिसको बोरा राइस कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोरे में से निकलते हैं, इन्हें चिपचिपे से चावल है, इन्हें बोरा राइस कहा जाता है। यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सींग वाले, ऐसे एक सींग लग रहा मेरा, एक सींग वाले मेरे दोस्तों राइनोसोरस को इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, विद आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन, बताओ। कम ऑन गाइस, इसका राइट आंसर, प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विद आर्सेनिक मैक्सिमम बिहार में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर वेस्ट बंगाल? इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वेस्ट बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन, आर्सेनिक वाली वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन में जो जल प्रदूषण है सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का पानी बहुत ही गंदा है। झारखंड, बिहार, इसके अंदर आर्सेनिक बहुत ज्यादा मेरे दोस्तों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, किस किस को कॉफी पसंद है? किसी से प्यार करते हैं तो बोलते हैं कि लेट्स गो ऑन कॉफी। तो जो भी बाबू और सोना, जादू टोना, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे कॉफी डेट्स के ऊपर जाते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कावा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, या फिर मोर देन वन ऑफ दी अबव? तो आपको बताना है मेरे दोस्तों कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफी का कौन है? केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, या फिर नन ऑफ दी अबव? कोई भी नहीं। चलो,
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यार कॉफी सबकी फेवरेट है, सबको आना चाहिए आंसर। कर्नाटका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे ज्यादा कॉफी की अगर मैं बात करूं तो वो कर्नाटका के अंदर प्रोड्यूस की जाती है भारत में गाइस। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज कर्नाटका। केरला को देख के मुझे याद आ जाता है शोला, शोला और शबनम, अनामुदी शोला, मत्थिकेतन शोला, पंपादुम शोला, इराविकुलम पेरियर और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके केरला राज्य के मेरे दोस्तों नेशनल पार्क्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। ओके रिपोर्ट। बॉइल्ड टेपियोका यहाँ का फेमस फूड है, और जो जो लिंक आप लोग लगा सके यार चैट के अंदर लगा दो, और धीमी गति मत बनो, दबा के सेशन को शेयर करो, दबा के लाइक पर लाइक ठोको गाइस, कम ऑन। ठीक है, तो कॉफी, कॉफी वाली डेटें हो किस किस ने कॉफी डेट बनाई है, बता दो एक बारी फटाफट। ठीक है, बताओ एक बारी फटाफट, किस किस ने कॉफी डेट बनाई है, किस किस के साथ बनाई है, ये नहीं पूछ रही। 2% टोटल कॉफी प्रोडक्शन पूरी की पूरी वर्ल्ड में से इंडिया करती है। कॉफी को मेरे दोस्तों एनुअल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है, और 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल भी चाहिए। तो इतनी रेनफॉल और ये सब चाहिए तब जाके आपकी कॉफी गाइस कैपुचिनो आपकी बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, आपको बताना है कि भारत में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम आबादी है, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है मेरे दोस्तों, नागालैंड है, या फिर नन ऑफ दी अबव, कोई भी नहीं है। बताओ, बता सकते हो क्या आता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लगाना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सबसे कम भारत में रश वाली जगह है, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन है। देखो जो भी ब्लू है वो सबसे कम पॉपुलेशन है, देखो हाईली डेंस पॉपुलेशन लाल वाले हैं, दिल्ली में देख लो कितनी ज्यादा दिख रही है, माय गॉड। ठीक है, तो चंडीगढ़ में भी ठीक ठाक है ही पॉपुलेशन। पुडुचेरी के अंदर देखो तो दोस्तों जो जो रेड है वो सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन होती है। दोस्तों यहाँ से ना एक नदी आती है जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, मतलब तिब्बत के अंदर उसको सांगपो कहते हैं, और इंडिया में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में से फ्लो होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज आउटसाइड एशिया। दोस्तों एशिया के बाहर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपकी माउंट एल्ब्रस है, माउंट ब्लैंक है, माउंट अकांगुआ है, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं है। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ये बिगेस्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है जो एशिया की अगर मैं बाहर की बात करूं, तो ऑप्शन नंबर 3 गाइस माउंट अकांगुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो माउंट अकांगुआ सबसे बड़ी एशिया के बाहर माउंटेन रेंज है। देखो कितनी मस्त है मेरे दोस्तों, यहाँ खड़े होके बोलो मोनिका आई लव यू, मोनिका मारेगी, मोनिका के मम्मी पापा भी मारेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये माउंट अकांगुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अकांगुआ एक वॉल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो वैसे प्रेजेंट नहीं है, बट वॉल्केनोज यहाँ पर प्रेजेंट है, ज्वालामुखी बूम भा बूम। Which of the following is not a potential geothermal energy site in India? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में भूतापीय ऊर्जा स्थल गाइस नहीं है? रन ऑफ कच्छ, ठीक है, तत्ता पानी, मणिकरण, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताओ, पोटेंशियल जियोथर्मल एनर्जी पता होगा तब तो ये आंसर करना आएगा, नहीं पता होगा तो कैसे आएगा। पोटेंशियल जियोथर्मल, जियोथर्मल मतलब दोस्तों जो हमारी पृथ्वी होती है ना, हमारी जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, आपको पता है पृथ्वी के अंदर है भूपर पट्टी। पृथ्वी की भूपर पट्टी में अंदर इनसाइड दी अर्थ, अर्थ क्रस्ट में बहुत सारा लावा प्रेजेंट। ठीक है, तो ये लावा प्रेजेंट है जो कि बहुत ज्यादा गर्म गर्म होता है। अब इस जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, भूमिगत जल, वो इस लावा के साथ कांटेक्ट में आके गर्म हो जाता है। तो ये भूमिगत जल गर्म होता है, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे साइट्स हैं भारत में जहां से मेरे दोस्तों हमें पता होता है कि ये हॉट वाटर मिलेगा हमें। ठीक है, इस हॉट वाटर जो हम लोगों को प्राप्त होता है, इस हॉट वाटर की मदद से हम लोग स्टीम निकालते हैं।
स्टीम निकालने के बाद टरबाइन पे छोड़ते हैं। टरबाइन आपका गोलम गोल घूमता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है गाइस। ऐसे हमारी बिजली प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रन ऑफ कच्छ। जियोथर्मल थर्मल एनर्जी है, इंडिया के अंदर बहुत प्रेजेंट है। तत्ता पानी मेरे दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, फूगा वैली लद्दाख में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। तो मैंने खुद देखा है, मणिकरण साहिब एक गुरुद्वारा है हिमाचल में, अगर आप वहां जाओगे तो आपको वहां से दिखेगा अंडरग्राउंड से गर्म पानी निकल रहा है दोस्तों। लोग ना चावलों की थैली बांध के उसके अंदर फेंक देते हैं, चावल वो बाहर निकालते तो उबल के चावल बाहर निकलते, मजा आ गया। बॉइल्ड राइस तैयार, बस फेंके, बॉइल्ड राइस तैयार, बाहर निकाले और पेड़ डाले। ठीक है। सूरज कुंड झारखंड में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, जियोथर्मल है। जियोथर्मल मतलब ऐसी जगह जहां पे हमें गर्म पानी मेरे दोस्तों पृथ्वी के अंदर से मिलता है। क्लियर है। दिस इज द मणिकरण, ठीक है, या देख सकते हो हिमाचल प्रदेश। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर कलेक्टेड इन द डैम्स। तो डैम्स के अंदर जो पानी को कलेक्ट किया जाता है उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा आपकी प्रेजेंट होती है, ये बताना है आपको। फटाफट से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगता है। कम ऑन गाइस, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर कलेक्टेड इन डैम्स। इसका राइट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों, क्षितिज ऊर्जा। जिस पानी को हम ऐसे, यहाँ देखो दिख रहा है, पानी को हम कलेक्ट कर लेते हैं ऐसे दोस्तों, पानी कलेक्टेड है। ये पानी जो है जब हाइट के ऊपर प्रेजेंट है, रेस्ट में है, तो इसके अंदर क्षितिज ऊर्जा है। जैसे आप इस पानी को फेंक ऐसे नीचे गिरते हो ना, तो ये पानी आपका प्रवाह करता है, तो इसके अंदर तब आ जाती है गतिज ऊर्जा। आने के बाद ये टरबाइन के ऊपर पानी जाता है, टरबाइन गोल गोल घूमता है और इधर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इधर से आपकी विद्युत प्रोड्यूस होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द स्ट्रेंजर गैस। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी, किसको एक स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। आर्गन को, नियॉन को, जीनॉन को, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी को भी नहीं। तो स्ट्रेंजर गैस मेरे दोस्तों आर्गन को कहते हैं, नियॉन को कहते हैं, जीनॉन को कहते हैं, या किसी को भी नहीं कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है स्ट्रेंजर। ठीक है, आप सब मेरी जिंदगी में स्ट्रेंजर हो, क्योंकि आप सब मेरे सेशन को शेयर नहीं करते हो, ना लाइक ठोकते हो, ना लाइव आते हो। मैं आपके लिए कुछ भी करूं, अपने भाइयों के फंक्शन छोड़ू शादी के और पहुंच जाऊं क्लास लेने, आप मेरे लेके इनपुट देते हो कुछ भी नहीं। गंदे हो यार आप लोग मेरे दोस्त, मैंने नहीं बात करनी आपसे। जीनॉन को आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन नोबल गैसेस हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सारी की सारी गैसेस बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में आपकी एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन रेडॉन एयर के अंदर नहीं प्रेजेंट। रेडॉन इज नॉट प्रेजेंट इन एयर। जीनॉन मेरे दोस्तों जब डिस्कवर हुआ था ना, तो ये बहुत कम था, रेयरेस्ट गैस थी। तो इसका नाम एक ग्रीक वर्ड है जीनॉन, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंजर। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि ही इज जीनॉन, मतलब वो व्यक्ति मेरे लिए स्ट्रेंजर है, मैं उसको नहीं जानता। तो उससे, उस जीनॉन शब्द से इस गैस का नाम जीनॉन रख दिया गया, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आप मोस्ट कॉमनली आप किसी की शादी में जाते हो, ठीक है, दिन चढ़ा कैसे होता है, ओ वेड़ा सजया घर आ सजन, ऐसे होता है। ठीक है, तो जब ऐसे सज्जन आ रहे होते हैं, लड़का आ रहा होता है, लड़की आ रही होती है, तो दोस्तों बादल ही बादल, बादल ही बादल आप लोगों को धुआंबाजी दिखाते हैं। वो कैसे होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आपको पता है बारिश भी आर्टिफिशियल बनाई जा सकती है। मान लो बादल भर गए, हमें चाहिए कि बरस जाओ, बरसो रे बरसो, तो इसको हम लोग आर्टिफिशियली रेन को भी ऊपर से गिरा सकते हैं। इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर ली है, किसकी मदद से। इसका राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड, AgI गाइस, AgO लो जी सुनो जी, AgI इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके क्लाउड्स के एरोप्लेन में सिल्वर आयोडाइड को जाकर बादलों पे जब डाला जाता है, तो ये मेरे दोस्तों रेन कर देते हैं, आर्टिफिशियल रेन। शादियों के अंदर ये जो बादल छादल से बनाए जाते हैं, ये भी इसकी मदद से दोस्तों बनाए जाते हैं। वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती है बाय मोटर बोट सेलिंग। इसका आंसर क्या है पता है आपको, बता दो, कह दो गाइस, क्या आपको पता है। वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती है बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। मेरे दोस्तों कैसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दोनों। इसमें आपकी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों होती हैं। दोस्तों देखो, सुनो ध्यान से, अगर आपकी तरंग, जैसे सपोज करो आपने एक रस्सी ले ली, ठीक है, ऐसे डाल ली, रस्सी का एक छोड़ पकड़ के आप ऐसे करने लगे ऊपर नीचे, जब आप उसको ऊपर नीचे करोगे तो सांप की तरह रस्सी, सांप की तरह मेरे दोस्तों चलेगी, है ना, ऐसे ही होता है। तो दोस्तों अगर आपके कण ऊपर नीचे हो और वेव आपके आगे को जाए, तो इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जो पार्टिकल्स आपके आगे पीछे जाते हैं, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है,
पार्टिकल्स का आगे पीछे होना, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य है। और ट्रांसवर्स क्या है, जब कण ऊपर नीचे जाते हैं और वेव आपकी आगे को जाती है। क्लियर? चलिए गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड? तो मैंने आपको आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप होते हैं? फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मालदीव्स में, या फिर नन ऑफ द अबव, किसी में भी नहीं। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड कहां पर मेरे दोस्तों प्रेजेंट है, बता सकते हो? हाँ भी, आसान क्वेश्चन था यार। इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर दोस्तों ये रहा आपका इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल है जकार्ता। ये रही, इसके अंदर सबसे ज्यादा आइलैंड है, छोटे 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 छोटे, अरे क्या मस्त 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 आइलैंड्स प्रेजेंट है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी सुंदर। आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में इनके पास, और मैक्सिमम आइलैंड्स यहाँ पर इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हो। ये बेसिकली पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में। ठीक है, हिंद महासागर और आपके पैसिफिक ओशन के बीच के अंदर मेरे दोस्तों इंडोनेशिया प्रेजेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक्स फर्स्ट इन बॉक्साइट? तो बॉक्साइट प्रोडक्शन के अंदर रैंक 1 किसका है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, या फिर नन ऑफ द अबव? तो चलो, बॉक्साइट मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा धपाधप किधर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्साइट है। बॉक्साइट Al2O3 है, एल्यूमिनियम का अयस्क Al2O3.2H2O। तो जब Al2O3 इतना सारा है तो एल्यूमिनियम भी बहुत सारा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे दोस्तों दबा के एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्लेस है और चाइना मेरे दोस्तों सेकंड प्लेस है, जहां पर एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब बॉक्साइट प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी? नीलगिरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है, बताओ? कम ऑन गाइज, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा दें, अगर आपको लगाने का मन हो तो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ही है, डोडा बेटा। जैसे जैसे बोलते हैं ना हमारे घर में, ओ मेरा सोना बेटा, ऐसे डोडा बेटा। ठीक है, तो बेटा डोडा बेटा हाईएस्ट माउंटेन पीक है नीलगिरी हिल्स में। इसकी हाइट जो है 2637 मीटर्स है दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका डोडा बेटा। तो आपका बेसिकली ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर ईस्टर्न घाट सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो नीलगिरी पीक्स की प्लेस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में आपका डोडा बेटा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेरी आसान, वेरी वेरी आसान। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब फॉल करता है, ये आपको बताना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आपका फॉल करता है? 5 जून को, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, या फिर 11th ऑफ जुलाई? कब आपका मेरे दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 जून, याद रखना। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986। कब? 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट। 16 सितंबर को ओजोन लेयर डिप्लीशन डे मनाया जाता है मेरे दोस्तों, ये बात भी याद में रखोगे। चलो फिर लिस्ट मैच कर दो 1 की 2 के साथ, कम ऑन। ठीक है, 1 एंड 2 आपको लिस्ट जल्दी से मुझे मैच करके बतानी है। तो जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गाइस, आपको क्या लगता है? चलो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक है, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्तों। ग्रीन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन प्लांट्स उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स, भोजन बनाते हैं। एनिमल पैरासाइट्स की अगर बात करूं तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। प्लांट पैरासाइट्स मेरे दोस्तों जो आपके होते हैं पौधे परजीवी, वो सेकेंड प्राइमरी प्राथमिक आपके उपभोक्ता होते हैं। और फंगाई जो है वो उपघटक है। फंगस एंड फंगाई का काम क्या होता है? जब भी सब मर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उनको खत्म कर देना, नष्ट करना, खत्म करना, ये इनका काम होता है। इकोलॉजी किस चीज की पढ़ाई है? पृथ्वी की, वातावरण की, स्पेस की, या फिर आकाश की? दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, एनवायरमेंट की। वातावरण की पढ़ाई को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अब फिर से एक मैच द कॉलम आपके सामने आ गया, मैं साइड होती हूँ ताकि आप लोग ऑप्शंस को अच्छे से देख सको। साइंटिस्ट के नाम और उनकी डिस्कवरीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे मैंने आपको सेशंस के अंदर सारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, लुई पास्चर कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था, किण्वन को। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। एडवर्ड जर्नर ने स्मॉल पॉक्स की मेडिसिन की। और रॉबर्ट कॉच ने मेरे दोस्तों आपका बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस को डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट की डिस्कवरीज आपके पेपर में पूछी जा सकती है।
एक क्लिनिकल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, कहती है 2 लड़कियां एक्स और वाई, और मेरे दोस्तों एक्स की एज है 12, वो एक फीमेल है, उसका हीमोग्लोबिन 10.5 है, और वाई की एज 10 है, उसका हीमोग्लोबिन 12.5 है। तो उसको कौन सी इनको बीमारियां हो रही हैं? एक्स सफर करती है अनीमिया से। अनीमिया कब होता है? जब आपका हीमोग्लोबिन कम होता है दोस्तों। ब्लड में अगर आयरन कम होगा बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन कम होगा, तो व्यक्ति को अनीमिया होगा, और वाई को कोई अनीमिया नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो लेडीज का 12 से 15 होना चाहिए, ठीक है, हीमोग्लोबिन। मेल चिल्ड्रन जो 11 से 18 एज तक होते हैं, उनका 12.7 से 17.7। अगर 12 से 15 से कम होगा फीमेल्स में, तो एनीमिक है, उन्हें एनीमिया नाम की बीमारी है। उन्हें जितना हो सके गुड़ खाना है, आंवला खाना है, हरे पत्तेदार सब्जियां उन्हें खानी है। टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग अस अ नैरो ट्यूबिंग, जो डिलीवर करती है मेरे दोस्तों पौधे के जड़ों के अंदर पानी। आपने एक नैरो ट्यूब बना दी, पौधे के जड़ों में ठप 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 करके पानी जा रहा है, उसे गाइस ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। ऐसा प्रोसेस है। ये आपकी फसल है, यहाँ पे आपने पाइप में छेद करें, ये पानी जो है ड्रिप होकर सीधा जड़ों के अंदर ही जाता है। तो इस प्रकार की इरिगेशन को हम लोग कैसी इरिगेशन कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन। ये क्वेश्चन आज आपको आंसर करना है। व्हेन इज सोलर इक्लिप्स कॉज्ड? मेरे दोस्तों सोलर इक्लिप्स आपका कब होता है कॉज? आप लोगों ने गाना सुना है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा। गाइस उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो छोड़ो ऑप्शन जो भी है, मैं आपको समझाती हूँ। सूरज है मेरे दोस्तों, ये सूरज सन, अगर सन की किरणें जा रही हैं तो ये मध्यम हो रहा है यार, रेज निकाल रहा है अपने में से तो ढल रहा है। सूरज हुआ मध्यम, सूरज मध्यम हो रहा है। चांद जलने लगा मेरे दोस्तों, चांद जल रहा है क्योंकि चांद पे पड़ रही है, और पृथ्वी के ऊपर चांद की छवि बन रही है, तो हमारा आसमान पिघल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आसमान था, इतनी तो छवि बन गई, तो हमारा आसमान छोटा होने लग गया, पिघल गया। तो गाइस सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा? तो सोलर इक्लिप्स बेसिकली आपका सूरज हुआ मध्यम गाने से होगा। जब भी मून सन और अर्थ के बीच में होता है तो उसको हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं। जब भी पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में होगी तो उसे हम लूनर इक्लिप्स कहेंगे। अगर आपको एक आती है तो दूसरी वाली आप लोगों को आ ही जाएगी। तो सोलर इक्लिप्स क्या है? जब सन मून और अर्थ के बीच में, इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। एंड गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, आप ठोक दोगे फोड़ दोगे पेपर, मुझे पता है आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बस अपनी एनर्जी को बचा के रखना, अपने दिमाग को यूज करते चलना। ऐसा मत करना कि यार पढ़ ही नहीं पाए क्वेश्चन, इतना टाइम स्टार्टिंग में वेस्ट कर दिया। ठीक है, सो बाय फ्रेंड्स, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टेक केयर। सॉरी आज मैं लाइव नहीं आ पाई, उसका रीजन आप लोगों को मैंने कल भी बता दिया था। देखो मैंने कल मेहंदी के फंक्शन से भाग के आप लोगों की क्लास लिए। तो दोस्तों मैं आज का रस्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हमारे यहाँ आज की रस्म में बहन का होना इंपॉर्टेंट होता है, तो आज मैं लाइव नहीं आ पाई, बट रिकॉर्डेड प्यार आप लोगों की तरफ मैंने पहुंचा दिया है वीडियो के माध्यम से। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।